नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी भूगोल पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 9th एनसीईआरटी से अध्याय नंबर 3 और ओवरऑल एपिसोड नंबर 29 लेकर आए हैं। और इसके अंतर्गत आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी से अध्याय नंबर 3 अपवाह ड्रेनेज से महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं। और अपवाह तंत्र से ये पार्ट 1 रहेगा और इसमें एक पार्ट और भी आएगा जिसमें लगभग 20 प्रश्न और आएंगे। तो ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अपवाह से रिलेटेड हमने क्लास 11th में भी आपको बहुत सारे प्रश्न कराए थे, तो आप उन्हें भी साथ में देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है? कमेंट करके बताइएगा। पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ विच रिवर? पहला ऑप्शन है नील नदी, ऑप्शन बी है मिसिसिपी नदी, ऑप्शन सी है अमेजन नदी। तो पहले नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिएगा कि क्या आंसर होगा। तो विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी की अगर हम बात करें, लार्जेस्ट बेसिन की बात करें कि किस नदी की है, तो यह है अमेजन नदी की। राइट आंसर पहले नंबर प्रश्न का है सी, अमेजन नदी। एनसीईआरटी में एक ब्रैकेट में छोटे से अमेजन नदी के बारे में इस जानकारी को दिया गया है, जहां से आप ये चीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा आपका बीपीएससी टीआरई में अमेजन नदी के जो बेसिन देश हैं वो भी पूछा गया कि अमेजन नदी का बेसिन किन किन देशों में फैला हुआ है, तो वो भी आप एक बार मैप में मानचित्र के माध्यम से खुद देख लीजिएगा। बाकी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उस प्रश्न को डिस्कस कराया हुआ है। तो अमेजन नदी की बात करें तो अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछेगा तो अमेजन नदी है। और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, और लंबाई की जब बात की जाएगी। और वही जब विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात की जाएगी या फिर विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी की बात की जाएगी, तब आंसर आपका अमेजन नदी हो जाएगा। राइट आंसर आपका पहले नंबर प्रश्न का सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? अब आपसे यही चीज भारत में पूछ रहा है कि विच रिवर हैज लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इन इंडिया। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है सिंधु। तो सेकंड नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिएगा क्या होगा। तो भारत में अगर हम बात करें तो किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है गंगा नदी का। तो याद रखिएगा गंगा नदी का जो बेसिन है वो सबसे बड़ा है, अपवाह द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र का जो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र कह सकते हैं ये तिब्बत में आता है, तिब्बत वाले क्षेत्र में आता है, जो कि चीन के अंतर्गत है, जहाँ पर ये सांगपो के नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र का ज़्यादा क्षेत्र जो है तिब्बत में चला जाता है, भारत में उतना क्षेत्र नहीं है, तो इसलिए अपवाह द्रोणी भारत में ब्रह्मपुत्र की गंगा से बहुत कम है। इसी प्रकार सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी आपको मालूम है पाकिस्तान में इंटर होती है, तो पाकिस्तान में इसका अपवाह द्रोणी चला जाता है काफ़ी कुछ, और भारत में भी है। लेकिन अगर बात करेंगे भारत में सबसे ज़्यादा किसका है, तो भारत में ओवरऑल गंगा नदी का सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी है। ये आपको क्लियर होना चाहिए हर हिसाब से। और भारत में अकेले अगर हम बात करें तो 8.6 लाख जो आपका डाटा दिया गया है, 8.6 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर एरिया है गंगा नदी के बेसिन का अकेले भारत में। तो अकेले भारत में 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है गंगा नदी के बेसिन का। बेसिन का मतलब होता है नदी के साथ सहायक नदी, बेसिन का मतलब होता है कि गंगा नदी जा रही है तो इसमें जो भी सहायक नदियाँ मिल रही हैं, ये जो पूरा क्षेत्र होता है इसी को हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा एरिया भारत में गंगा नदी का कितना है, तो ये है 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया। क्लियर हो गया होगा आपको। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ऐसा पर्वत या उच्च भूमि जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करे क्या कहलाती है? मान लीजिए कोई पर्वत है या कोई उच्च भूमि है जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को अलग कर दे, यानी एक नदी इधर जाए तो एक नदी इधर जाए, इस तरीके से। और ऐसे जो होते हैं उच्च भूमि या पर्वत जो दो नदी द्रोणियों को आपस में अलग करते हैं, इनको हम क्या कहेंगे? जल संभर यानी कि वाटरशेड कहेंगे, जल विभाजक वाटर डिवाइड कहेंगे, या बेसिन कहेंगे। तीसरे नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर है जल विभाजक। इसके बारे में हमने क्लास 11th में भी आपसे चर्चा किया था, जल संभर के बारे में भी चर्चा किया था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका है जल विभाजक। और फेमस जल विभाजक के रूप में आप हिमालय को ले सकते हैं कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं
तो हिमालय एक जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब है हिमालय से निकल के जो नदियाँ आती हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, सामान्यतः बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। केवल एक नदी अपवाद के रूप में है सिंधु नदी, जो कि कहाँ जाकर गिरती है, तो सिंधु नदी अपवाद के रूप में अरब सागर में जाकर गिरती है। बाकी ज़्यादातर जो नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं वो कहाँ जाकर गिरती हैं अंततः, तो वो जाकर बंगाल की खाड़ी में सामान्यतः गिरती हैं। हिमालय यहाँ पर जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। और जल विभाजक के क्या उदाहरण है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो कुछ नदियाँ अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में बहती हैं, कुछ अरावली के पूर्व में बहती हैं। तो इस प्रकार से अरावली जो है अलग करता है। इसके अलावा पश्चिमी घाट की बात कर ले। पश्चिमी घाट आप सभी ने देख रखा है। पश्चिमी घाट में क्या होता है, पश्चिमी घाट के पूर्व वाले साइड से जो नदियाँ निकलती हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। जैसे कि फेमस नदियां हैं, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के उदाहरण हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और जाके कहाँ गिरती हैं, ये जाके गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। वैसे ही कुछ नदियां हैं जो पश्चिमी साइड से बंगाल जो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी क्षेत्र है उस डायरेक्शन से निकलती हैं और ये नदियाँ कहाँ जाकर गिरती हैं, तो इधर पड़ता है अरब सागर। तो इस प्रकार जो है जो ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है ये क्या करता है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को अलग करता है, किससे, अरब सागर में गिरने वाली नदियों से। तो ये इस प्रकार से जल विभाजक का कार्य करता है। सह्याद्री आपको मालूम है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। और उसी प्रकार अमरकंटक भी जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। ये हमने क्लास 11th में आपको दिखाया था कि अमरकंटक से जो नदियाँ निकलती हैं अलग अलग डायरेक्शन में निकलती हैं। तो ये भी एक प्रकार से जल विभाजक का कार्य करता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन हिमालयी नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया है। तो गॉर्ज होता क्या है, गॉर्ज होता है कि जब पर्वत का उत्थान हो रहा था तो नदी बह रही थी, नदी समानांतर जो है काटती रही पर्वत को और अंततः जो है पर्वत को पूरी तरीके से काटकर नदी ने रास्ता नहीं बदला और उसके परिणाम स्वरूप जिस स्थलाकृति का एक निर्माण होता है नदी के बहने की वजह से लगातार, उसी को हम गॉर्ज कहते हैं। तो गॉर्ज का निर्माण पर्वतों को काट कर किया जाता है नदियों के द्वारा और ये हिमालयी नदियों की एक खास बात है गॉर्ज का निर्माण करना। और हिमालयी नदियों में सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये सभी के सभी गॉर्ज का निर्माण करते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र का जो गॉर्ज है ये बहुत फेमस है। तो सिंधु नदी का जो गॉर्ज है वो फेमस है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो गॉर्ज है वो भी फेमस है। राइट आंसर आपका 1 से अधिक है। गंगा नदी भी गॉर्ज बनाती है लेकिन उतना ज़्यादा फेमस नहीं है। तो राइट आंसर आपका चौथे नंबर प्रश्न में डी है, 1 से अधिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु नदी इंडस रिवर का उद्गम स्थल कहाँ है, ये आपको बताना है। तो सिंधु नदी यानी कि जिसको इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है। ऑप्शन ए है मानसरोवर, ऑप्शन बी है गंगोत्री, ऑप्शन सी है सियाचिन ग्लेशियर। तो आपको बताना है किस नदी का उद्गम स्थल जो है यहाँ पर है। तो सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर है। और सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली जो नदी है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है नुब्रा नदी। तो याद रखिएगा नुब्रा नदी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नुब्रा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, सियाचिन ग्लेशियर से होती है। नुब्रा सहायक नदी है श्योक की और श्योक सहायक नदी है सिंधु नदी की। और नुब्रा को हम सिंधु नदी का भी सहायक नदी कहते हैं। तो कभी भी इनडायरेक्ट अगर सहायक नदी है तो उसको भी हम यानी नुब्रा जो है श्योक की भी सहायक नदी कहेंगे और सिंधु की भी सहायक नदी कहेंगे। नुब्रा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, सियाचिन ग्लेशियर से। गंगोत्री के बारे में हम आगे प्रश्न में देखेंगे। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर है। मानसरोवर में अगर हम बात करें सिंधु नदी का तो मानसरोवर झील के निकट बोखरचू एक स्थान है। तो बोखरचू नामक स्थान के पास एक हिमनद है, एक ग्लेशियर है, वहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो मानसरोवर झील के निकट सिंधु नदी का उद्गम होता है, बोखरचू के निकट। इसके अलावा बात करें सिंधु नदी का तो जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं जो हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो हिमालयी क्षेत्र में जो स्थित सिंधु की सहायक नदियाँ वो हैं जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा और ये आपको 4 नाम ध्यान रखने हैं। तो जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा ये सभी के सभी जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं हिमालयी क्षेत्रों में। इसके अलावा हमने क्लास 11th में अलग से भी डिस्कस किया, दोबारा से उस चीज़ को हम रिपीट नहीं करेंगे, वो आप मैच कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिंधु नदी गिरती कहाँ पर है तो ये हिमालयी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। ध्यान रखिएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र और
सिंधु नदी में बात करेंगे तो सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, गंगा ब्रह्मपुत्र जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये एक अंतर है। सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं जो फेमस हैं, जिनको हम पंचनद के नाम से भी जानते हैं? तो सतलुज है, ब्यास है, राबी है, चिनाब और झेलम। सतलुज, ब्यास, राबी, चिनाब और झेलम ये सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिनके बारे में हमने क्लास 11th में आपसे डिस्कस किया है। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु किन पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है? काराकोरम और लद्दाख के बीच में, लद्दाख और जास्कर के बीच में, जास्कर और पीर पंजाल के बीच में। तो ये आपको कमेंट करना है कि सिंधु किन पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। उत्तर से दक्षिण अगर हम बात करें, आपका टीआरई में सवाल पूछा गया था, टीआरई में आपको जो है इस बार दक्षिण से उत्तर पूछ लिया गया था, उससे पहले टीआरई 2 में पूछा गया था एक जगह पर, तो वहाँ उत्तर से दक्षिण पूछा गया था। तो आपसे चाहे उत्तर से दक्षिण पूछे चाहे आपसे दक्षिण से उत्तर पूछे, अगर आपको एक साइड से क्रम याद है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा, जो पीआरटी में पूछा गया था सब उत्तर से दक्षिण करके चले आए। तो दक्षिण से उत्तर जब पूछा जाएगा तो दक्षिण से उत्तर बताना है। उत्तर से दक्षिण का क्या क्रम है, मतलब क्रम है? तो काराकोरम है, फिर लद्दाख आता है, फिर झास्कर आता है और फिर पीर पंजाल आता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल ये सीक्वेंस है उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये आपको क्रम ध्यान रखना है। आपसे दक्षिण से उत्तर पूछा था तब आपका आंसर पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम इस तरीके से चेंज हो जाता है वहाँ पर। चलिए सिंधु किन पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है? तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में, लद्दाख और जास्कर, जास्कर और पीर पंजाल। राइट आंसर आपका 6 नंबर प्रश्न का है लद्दाख और जास्कर। तो याद रखिएगा सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सतलुज, ब्यास, राबी, चिनाब और झेलम आपस में मिल जाती हैं और मिलने के बाद किस स्थान के पास में सिंधु नदी में ये मिल जाते हैं? तो कहने का मतलब है सतलुज, ब्यास, राबी, सतलुज, ब्यास, राबी ये सभी जो है आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिलकर जो है किस स्थान पर सिंधु नदी से मिलते हैं? ये सिंधु नदी है, बाकी ये पंचनद है। पंचनद ये आपस में जिस स्थान पर मिलते हैं उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? तो ये स्थित है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में मिठान कोट एक जगह है। मिठान कोट के पास में सिंधु नदी में जो है सतलुज, ब्यास, राबी, चिनाब और झेलम आपस में मिलने के पश्चात सिंधु नदी में मिल जाते हैं। किस स्थान पर? तो मिठान कोट में, पाकिस्तान में। तो मिठान कोट के पास में एक स्थान है वहाँ पर पाकिस्तान में, वहीं पर सिंधु नदी में ये पंचनद मिल जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। और सिंधु की कुल लंबाई की बात करें तो ये 2900 किलोमीटर है। ओवरऑल इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है, लेकिन ये भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो है इसका जो है काफ़ी कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान में भी है, इस वजह से भारत में बात करेंगे तो सिंधु की लंबाई कम है। और भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो गंगा है, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर बात करेंगे तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी भी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न आपका है, सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ था? कमेंट कीजिएगा, सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी। और सिंधु जल समझौता का कह सकते हैं कि भारत ने यहाँ पर जो है एक प्रकार से रोक दिया है अपनी तरफ से, जब से पाकिस्तान के साथ में वार जैसी सिचुएशन हुई है। अभी युद्ध तो नहीं प्रारंभ हुआ है, बाकी जो है चल रहा है दोनों तरफ से। और इसी बीच में भारत, आप सभी को मालूम होगा कि भारत ने जो है कुछ नदियों का जल रोका था या कुछ नदी से जल छोड़ दिया था। और ये सभी जो नदी हैं, जो कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ पंचनद हैं, इन नदियों का जो भी जाना आना होता है इसको एक समझौते के तहत किया गया है। और इस समझौते को हम सिंधु जल समझौता बोलते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं। ये वर्ष 1960 में हुआ था। राइट आंसर आपका बी है। और किसकी मध्यस्थता से हुआ था? तो विश्व बैंक की मध्यस्थता से। तो विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से, विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ था। और यह किसको डील करता है? तो यह जो है बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के बीच में कौन कितना जल इस्तेमाल करेगा इसको डिसाइड करता है। याद रखिएगा, सिंधु जल समझौता वर्ष है 1960, एनसीईआरटी में दिया गया है, पूछा जा सकता है। तो भारत सिंधु नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का, तो सिंधु नदी प्रक्रम का मतलब है सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। तो सिंधु और इसकी सहायक नदियों का, और जो मेन सहायक नदियाँ जो अभी हमने बात किया पंचनद जिनको हम कहते हैं, तो सिंधु और इनकी जो पंचनद सहायक नदियाँ हैं, इनके टोटल जल का केवल और केवल 20% भारत उपयोग करता है, 80% पाकिस्तान को जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत कितना प्रयोग करता है, केवल 20%। और ये जो है
इस जल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो पंजाब में, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए हम करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 20% ही भारत केवल इस्तेमाल करता है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी की उत्पत्ति किस स्थान से होती है, तो आप सभी को मालूम होगा गंगा जो है दो मुख्य धाराओं से मिलकर बनी है। एक मुख्य धारा का नाम है भागीरथी और एक मुख्य धारा का नाम है अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा दो मुख्य धाराएं हैं जिनसे मिलकर गंगा का निर्माण होता है। तो गंगा की मुख्य धारा भागीरथी की उत्पत्ति आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर है गौमुख ग्लेशियर। चाहे आपको गौमुख ग्लेशियर देगा, चाहे आपको गंगोत्री ग्लेशियर देगा, एक ही बात है। तो याद रखिएगा, चाहे आपको गौमुख ग्लेशियर दे, चाहे आपको गंगोत्री हिमानी या ग्लेशियर दे, दोनों एक ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि चाहे आपको गंगोत्री विकल्प में रहे, चाहे आपको गौमुख रहे। तो गंगा की उत्पत्ति भी अगर आपसे पूछेगा कि गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती, तब भी सेम आंसर होगा। और गंगा की मुख्य धारा भागीरथी की उत्पत्ति किस स्थान से होती, तब भी सेम आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। सतोपंथ ग्लेशियर जो है याद रखिएगा अलकनंदा का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सतोपंथ ग्लेशियर अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, ये फर्क है दोनों में। पहले 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए है। भागीरथी की उत्पत्ति गंगोत्री हिमानी से या गौमुख ग्लेशियर से होती है, उत्तरकाशी जिले में उत्तराखंड में ये स्थित है। इसके अलावा अलकनंदा नदी की जो उत्पत्ति होती है वो सतोपंथ ग्लेशियर से होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है वो किस स्थान पर होता है, जहाँ से ये गंगा नदी के रूप में जानी जाती है। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम किस स्थान पर होता है जहाँ से ये संयुक्त रूप से गंगा के नाम से जानी जाती है? विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार। क्या आंसर होगा 10वें नंबर प्रश्न का? तो अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम स्थल है उसे हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं, देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, गंगा जो है कह सकते हैं कि देव नदी है, तो उस हिसाब से आप देवप्रयाग याद रख सकते हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलते हैं? देवप्रयाग में मिलते हैं। यहाँ से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर नन ऑफ दीज है, और देवप्रयाग यहाँ पर आपका सही उत्तर है। और इसके अलावा हरिद्वार में क्या होता है? तो हरिद्वार के पास में गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर आपका हरिद्वार है। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदानी क्षेत्र में कहाँ पर प्रवेश करती है? हरिद्वार में। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदियां हैं? ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, आपसे पूछा जा रहा है पेनिनसुलर हाईलैंड से आने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, सोन है, यमुना, घाघरा, गंडक है, कोसी, गोमती, महानंदा है। ये आपको बताना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यमुना, घाघरा, गंडक ये सभी जो नदियाँ हैं यहाँ पर ये हिमालय नदियाँ हैं, हिमालयी ट्रिब्यूटरीज हैं, हिमालयी सहायक नदियाँ हैं। कोसी, गोमती, महानंदा की भी लगभग यही कहानी है। और बात करेंगे यहाँ पर प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से कौन सी नदियाँ आती हैं? तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का मतलब है कि प्रायद्वीप वाले पार्ट से कौन सी नदियाँ आती हैं जो गंगा में मिलती हैं? तो चंबल, बेतवा और सोन। राइट आंसर आपका 11 नंबर प्रश्न में ए है, चंबल, बेतवा, सोन। ये प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदियाँ। बाकी ये सभी हिमालयी सहायक नदियाँ हैं जो आपके सामने विकल्प में दिए गए हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और महानंदा को आप जानते ही हैं, सबसे जो है पूर्वी सहायक नदी है गंगा की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? देखिए, पिछली बार भी हमने आपको प्रश्न कराया था, इस बार भी आपको प्रश्न करा रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न आप यहाँ पर नए भी देखेंगे जो हमने 11th क्लास में नहीं कराया था, तो दोनों को हम मिलाकर चल रहे हैं कि आपका कुछ छूटे नहीं, नुकसान भी नहीं हो। तो गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु आपको बताना है, यानी गंगा डेल्टा या गंगा नदी का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, गंगा डेल्टा बहती है। और यहाँ पर डेल्टा का पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा गंगा डेल्टा का जब सबसे उत्तरी बिंदु पूछेगा तब आपका राइट आंसर हो जाएगा फरक्का। याद रखिएगा फरक्का। और फरक्का वो स्थान है जहाँ से गंगा जो है दक्षिण की तरफ जो है एक वितरिका में टूट जाती है, अलग हो जाती है। और दूसरा जो है दूसरी जो धारा होती है, दो धाराओं में अलग हो जाती है। एक धारा जो है चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जब पहुंचती है गंगा, तो गंगा को हम पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। और जो दक्षिण की तरफ जो नदी अलग हो जाती है, इसको हम जो है किस नाम से जानते हैं? तो हुगली के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु आपसे पूछेगा, तो राइट आंसर आपका फरक्का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गंगा की वितरिका नदी है, डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है? एक होता है ट्रिब्यूटरी, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या फ़र्क होता है दोनों में? तो ट्रिब्यूटरी हम बोलते हैं सहायक नदी को,
सहायक नदी का मतलब नदी जा रही, इसमें आकर जो भी नदियाँ मिल रही हैं अपना जल लेकर, उनको हम सहायक नदियाँ बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है कि नदी जा रही है, इससे एक धारा अलग हो गई, दूसरी धारा अलग हो गई, तो इस जो धारा अलग हो गई मुख्य नदी से, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, इसको हम वितरिका बोलते हैं। गंगा की जो वितरिका है, अभी हमने देखा था फरक्का स्थान से दक्षिण की तरफ हुगली के नाम से अलग हो जाती है, इसको भागीरथी हुगली बोलते हैं। पूरा नाम इसका भागीरथी हुगली है, तो भागीरथी हुगली के नाम से यह जानी जाती है। तो भागीरथी हुगली के नाम से गंगा की वितरिका नदी अलग हो जाती है, और जो मुख्य धारा रहती है चली जाती है बांग्लादेश में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका गंगा की वितरिका नदी कौन सी है? हुगली नदी है। और दामोदर की बात करेंगे तो दामोदर सहायक नदी है, किसकी? हुगली नदी की। तो अगर आपसे पूछेगा दामोदर कहाँ जाकर मिलती है, तो दामोदर हुगली में जाकर मिलती है। दामोदर सहायक नदी है हुगली की। बराकर किसकी सहायक नदी है? तो बराकर सहायक नदी है दामोदर की, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका 13 में बी है। अगला प्रश्न आपका है, अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले किस नाम से जानी जाती हैं? ये आपको बताना है कि अंतिम चरण में होता क्या है। पश्चिम बंगाल से जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो पश्चिम बंगाल में तो जो है बात करेंगे हुगली नदी अलग हो जाती है वितरिका के रूप में। पश्चिम बंगाल में जब पहुंचती है गंगा, तो इसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। और पश्चिम बांग्लादेश में जब आगे बहते हुए जाती है, तो दूसरे साइड से बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे बांग्लादेश में इंटर करती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो जमुना के नाम से। पद्मा जानते हैं हम गंगा को, तो पद्मा गंगा का नाम है, जमुना ब्रह्मपुत्र का नाम है। पद्मा और जमुना आपस में मिल जाते हैं, जब आपस में मिल जाते हैं तो इनका नाम हो जाता है मेघना। और मेघना नदी अंततः जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी जो डेल्टा बनता है मेघना नदी के नाम से बनता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो राइट आंसर आपका 14 में सी है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले, गंगा पद्मा के रूप में, ब्रह्मपुत्र जमुना के रूप में समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना बन जाती हैं, तो मेघना के नाम से ये जानी जाती हैं। 14 में आपका राइट आंसर सी है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है? कमेंट कीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है, यहाँ पे डेल्टा कर लीजिएगा। तो सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का और सबसे तेजी से वृद्धि भी करने वाला ये डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो है बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा ये बनाया जाता है। क्लियर होना चाहिए आपको। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। सुंदरवन क्षेत्र जो है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरी मैंग्रोव वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं, जिसके वजह से इस क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा है। तो सुंदरवन क्यों नाम पड़ा है? सुंदरी मैंग्रोव वृक्ष के वजह से। ये सभी दोनों पॉइंट आपने यहाँ पर टीआरई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच में जल विभाजक पर स्थित है? जल विभाजक का मतलब क्या होता है? उठा हुआ क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र हो सकता है, पठारी क्षेत्र हो सकता है, उच्च भूमि हो सकता है। वो क्या करेगा, यानी कि इधर सिंधु नदी तंत्र बह रहा होगा, इधर सिंधु नदी तंत्र, सिंधु और उसकी सहायक नदियां बह रही होंगी, और इधर जो है गंगा और उसकी सहायक नदियां बह रही होंगी। अब ये जो जल विभाजक जो उठा हुआ क्षेत्र है, उस उठे हुए क्षेत्र पर एक शहर स्थित है। वो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है, यानी इस उठे हुए क्षेत्र पर स्थित है। इसके पश्चिम में देखेंगे अपने इस साइड से, तो इसके पश्चिम में देखेंगे तो सिंधु और उसका तंत्र बह रहा होगा, और उसके पूरब में देखेंगे तो गंगा और उसका सहायक नदियों का तंत्र बह रहा होगा। और यह है अंबाला नगर। याद रखिएगा, अंबाला नगर जो है सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच में जल विभाजक पर स्थित है। और ये सभी प्रश्न जो आपने देख रहे हैं, सब कुछ आपका एनसीईआरटी में दिया गया। अगर आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। हमारा जो अनुभव रहा है वही हम आपसे यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई पुस्तक है, जैसे कुछ अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि सर के पास कोई पुस्तक है जहाँ से प्रश्न बनाते हैं। हमारे पास केवल और केवल एक ही पुस्तक है जिसका नाम है एनसीईआरटी। बाकी हमारा जो अनुभव है कि हम जहाँ पर जिस पॉइंट को देख लेते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि ये प्रश्न बन सकता है, प्रश्न बन जाता है। ये अनुभव होता है, ऐसे इतनी आसानी से किसी को नहीं आता है, बहुत समय देना पड़ता है। और आप लोगों के लिए हम ये कर पा रहे हैं, ये इस चीज़ का हमें जो है बहुत खुशी है कि आपके लिए हम इतना कर पा रहे हैं, प्रश्न बना कर दे पा रहे हैं जो आपके लिए रिलेवेंट है सबसे कम समय में पूरे यूट्यूब पर। तो इस चीज़ का आप लोग भी समझिए, और अच्छे से जितने भी हमने आपको प्रश्न कराए हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। और ये सारे प्रश्न अगर आप एनसीईआरटी कंठस्थ कर लेते हैं हमसे, एनसीईआरटी हमसे अच्छे से पढ़ लेते, तैयार कर लेते, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, हर जगह तो यही सब पूछा जाता है। क्लियर है? तो राइट आंसर आपका है सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच में जल विभाजक पर जो स्थित है वो है अंबाला नगर।
गंगा की कुल लंबाई मालूम ही है आपको। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और इसके अलावा एक फैक्ट दिया गया एनसीईआरटी में, अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की, गंगा के मैदान की जो लंबाई है वो 1800 किलोमीटर है। ये फैक्ट याद रखिएगा, अंबाला से सुंदरवन तक गंगा मैदान की कुल लंबाई कितनी है? 1800 किलोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्रीय नाम है? ये आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्रीय नाम क्या है। तिब्बत क्षेत्र में सांगपो नाम से, बांग्लादेश में जमुना, अरुणाचल में दिहांग। तो क्या राइट आंसर होगा 17 नंबर प्रश्न का? तो ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्रीय नाम में तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, सही है। बांग्लादेश में जब इंटर करती है तो जमुना के नाम से, अरुणाचल में दिहांग के नाम से, और असम वैली में, असम घाटी में किस नाम से जानी जाती है? तो असम में जो है ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और कमेंट कर दीजिएगा असम वाले क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र जो है कितना दूरी तय करती है किलोमीटर में, कितनी लंबाई तय करती है किलोमीटर में ब्रह्मपुत्र असम में। कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग, हमने आपको ये फैक्ट पढ़ा रखा है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्रीय नाम तीनों ही है, राइट आंसर आपका एक से अधिक है। अरुणाचल में दिहांग के नाम से जाना जाता है। कल हमने देखा था जो है तीस्ता और दिहांग के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र है, यानी तीस्ता और दिहांग, यानी कि अरुणाचल में जो ब्रह्मपुत्र बहती है उसको दिहांग के नाम से जानते हैं। तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय हमने आपको पढ़ाया था, वहाँ पर दिहांग की चर्चा हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में मिलाम ग्लेशियर, कैलाश श्रेणी का चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, मापचा चुंगो ग्लेशियर। तो मापचा चुंगो ग्लेशियर की बात करें तो मापचा चुंगो ग्लेशियर जो है ये उत्पत्ति स्थल है घाघरा नदी का। तो घाघरा नदी का उत्पत्ति स्थल है मापचा चुंगो। कैलाश श्रेणी में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, राइट आंसर आपका 18 में बी है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पूरब में सिंधु तथा सतलुज के स्रोत के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। तो आप देख लिए यहाँ पर कि तिब्बत का जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील 3 नदियों का सोर्स है। पहला है सिंधु नदी का, दूसरा है सतलुज नदी का, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी का। तो 3 नदियाँ सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र इस मानसरोवर झील वाले क्षेत्र से, उसके आसपास वाले क्षेत्र से निकलती हैं। तो याद रखना है कैलाश मानसरोवर वाला जो क्षेत्र है सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियों का वो स्रोत है। और यहाँ पर आपको उस स्थान का नाम क्या है? तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, कैलाश मानसरोवर श्रेणी, कैलाश मानसरोवर वाले क्षेत्र में। तो राइट आंसर आपका बी है। अलग अलग तरीके से विकल्प आपको दिया जा सकता है। मानसरोवर झील के पास में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर दे सकता है, तो जैसे भी आपको दे आपको उस हिसाब से सही कर लेना है। घाघरा नदी की उत्पत्ति मापचा चुंग हिमनद से या ग्लेशियर से होती है। अगला प्रश्न आपका है, ब्रह्मपुत्र नदी किस शिखर के पास में पहुंचकर यू जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है? तो यू जैसा मोड़ कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर ये बहती हुई आ रही तो इस प्रकार से चेंज होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी किस शिखर के पास पहुंचती है? यहाँ पर कौन सा शिखर है जहाँ पर पहुंचकर यू जैसा मोड़ ले लेती है? उल्टा यू समझ लीजिएगा। तो यू जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। गॉर्ज का मतलब क्या, अभी हमने आपको बताया था, पहाड़ को काटते हुए आती है। तो पहाड़ को काटते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र सांगपो नदी जो तिब्बत से, तो इसको हम दिहांग के नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और ये किस शिखर के पास पहुंचकर यू टर्न लेती है या यू मोड़ बनाती है? तो ये बनाती है नामचा बरवा। नामचा बरवा की खासियत क्या है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। नंगा पर्वत की बात करें तो हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है, हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है। तो राइट आंसर आपका 19 नंबर प्रश्न का आपका हो जाएगा नामचा बरवा। और हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। अरुणाचल में बात करें तो ब्रह्मपुत्र को हम दिहांग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना दिहांग तो ब्रह्मपुत्र का नाम है। दिबांग जो है सहायक नदी है, लोहित केनुला। तो दिबांग, लोहित, केनुला ये 3 सहायक नदियों के बारे में दिया गया है। तो याद रखिएगा ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। और ये दिबांग, लोहित, केनुला और अन्य दूसरी सहायक नदियाँ दिहांग नदी से मिल जाती हैं, और दिहांग नदी से मिलकर असम में किस नदी का निर्माण करती हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी का। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। दिहांग नाम अरुणाचल प्रदेश में, असम में ब्रह्मपुत्र, और
जो है अंततः जमुना के नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। असम में और कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको याद रखने हैं? तो ब्रह्मपुत्र की बात करें तो असम में जो है एक ट्रिब्यूटरी है मानस नदी। तो मानस नदी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की असम में, ये भी आपको ध्यान रखना है। दिबांग लोहित केनुला तो याद रखना है ही। और बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की तो सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत है, यानी ये सिल्ट निक्षेपण बहुत ज़्यादा कैरी करती है। जो भी सिल्ट डिपॉजिट होते हैं जो नदी अपने साथ में लेकर आती है, मालगाद जो भी होता है सिल्ट के रूप में, और इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है अन्य नदियों के मुकाबले। तो इस कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछे निम्नलिखित में से किस नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक है या ज़्यादा है, तो राइट आंसर आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। इस कारण नदी की सतह जो होती है वो बढ़ जाती है और बार बार धारा में परिवर्तन करती है। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? आज का आखिरी सवाल है। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? धनसिरी, सुबानसिरी या मानस का? तो धनसिरी, सुबानसिरी, मानस, ये तीनों और तीस्ता, ये सभी के सभी, तीस्ता, धनसिरी, सुबानसिरी, मानस, ये सभी के सभी सहायक नदी हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दिस। तीस्ता पहले गंगा की सहायक नदी थी, बाद में ब्रह्मपुत्र ने जो है रिवर कैप्चरिंग कर लिया। एक फिनोमिना होता है रिवर कैप्चरिंग, यानी रिवर को किडनैप कर लेना। तो रिवर कैप्चरिंग की एक फिनोमिना होती है जो हिमालय नदियों में पाई जाती है। तो जो हिमालय की नदियाँ होती हैं वो दूसरे नदी को अपनी सहायक नदी भी बना लेती हैं। तो पहले तीस्ता गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी बहुत पहले, लेकिन अब जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो तीस्ता जो है किसकी सहायक नदी मानी जाएगी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। और रिवर कैप्चरिंग के माध्यम से तीस्ता को ब्रह्मपुत्र ने अपना सहायक नदी बनाया है। तो धनसिरी, सुबानसिरी, मानस, ये तीनों के तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं जो आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आज आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं आप लोगों से शाम में, और शाम में 5 बजे आप लोगों का, शाम में 5 बजे के आसपास आप लोगों का एनसीईआरटी साइंस का क्लास होगा। तो एनसीईआरटी साइंस के क्लास में हम आपसे मिलेंगे शाम 5 बजे। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।